हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एमेलगमेशन ऑफ कंपनीज का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 22 आपको मैंने होमवर्क में दिया था, विच वाज एग्जैक्टली सिमिलर टू वन ऑफ द क्वेश्चंस जो हमने ऑलरेडी अपनी क्लास में कवर कर लिया था। ठीक है, तो आइए बहुत जल्दी से इसका आंसर डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद आज के सेशन का नया क्वेश्चन बिगिन करेंगे। निकाल लीजिए अपनी कॉपीज। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी थी और साथ में पीसी का अमाउंट निकालना था। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट का पार्ट डिस्कस नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज एंड साथ में पीसी का जो अमाउंट है वो डिस्कस करने वाला हूं। मोर ओवर, क्वेश्चन में अमेलगमेशन के नेचर के बारे में लिखा हुआ नहीं है, तो आपको मालूम है कि जब भी नेचर के बारे में लिखा हुआ नहीं हो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, इट इज अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, तो आइए एक बार डिस्कस करें पहले पीसी का अमाउंट। पीसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, वीटी लिमिटेड विल इशू 16 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार अगेंस्ट 12 शेयर्स ऑफ एमजी लिमिटेड। तो आपको ये चेक करना होगा कि एमजी लिमिटेड के पास में कुल मिलाकर कितने शेयर्स हैं। 6 लाख के शेयर कैपिटल है, डिवाइड करेंगे 10 से, नंबर ऑफ शेयर आएंगे 60,000। सो 60,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 16। 12 शेयर्स के बदले 16 शेयर दिए जाएंगे। 16/12 इंटू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज ईच, ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा। और प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग क्या लिखा है, 10%। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एमजी लिमिटेड will be paid at 10% discount by issue of 10% preference shares of ₹100 each at par in VT Limited। ठीक है, तो 10% के डिस्काउंट पर पेमेंट करना है किनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट कितना है, 2 लाख। 2 लाख पे 10% का डिस्काउंट निकाल देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट हो जाएगा 1,80,000 एंड इक्विटी का आप निकालेंगे अलग से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास पीसी का अमाउंट मैंने निकाल के रखा हुआ है, जरा चेक करें। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आएगा 9,80,000। द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज 9,80,000। 8 lakh for the equity shareholders and 1,80,000 for the preference shares. Total amount is 9,80,000. Is that clear? चलिए पीसी निकलने के बाद एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। अब जैसा कि हमारे क्लास वर्क के क्वेश्चन में था, जो हमने बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व किया था एक इसी तरह का, वहां पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले फिक्स्ड असेट्स को रीवैल्यू करा था। ऑल्दो ये रीवैल्यूएशन दोनों कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया जाएगा, बट हमारे केस में हमें जो एंट्रीज है वो ओनली कौन से बुक्स में शो करनी है, वीटी लिमिटेड के बुक्स में शो करनी है। ठीक है, तो मुझे फिक्स्ड एसेट्स को अपवर्ड रीवैल्यू करना है। एंट्री क्या बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। 14 लाख के एसेट्स हैं, 15% से अपवर्ड रीवैल्यू करा जाएगा। देखिए जरा, एंट्री का अमाउंट आ जाएगा 2,10,000। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 2,10,000। उसके बाद हमें क्या पे करना है, यहाँ पे डिविडेंड पे करना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस टू डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, और डिविडेंड का रेट यहाँ पे कितना गिवन है, अगेन वही 10%। तो 10% का डिविडेंड दिया जाएगा 1,20,000 का। एंट्री बन जाएगा फिर पेमेंट के लिए, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,20,000। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी अमेलगमेशन की एंट्रीज। तो पहला एंट्री आपको मालूम है पीसी ड्यू करने का बनाया जाता है। सो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एमजी लिमिटेड 9,80,000। उसके बाद हमें एसेट्स को टेक ओवर करना है। तो आप देखिए हमने सारे के सारे एसेट्स को टेक ओवर करने की एंट्री बना दी है। इन्वेंट्री को 5% लेसर वैल्यू पे टेक ओवर करना है और डेटर्स को भी 5% लेस वैल्यू के ऊपर टेक ओवर करना है। बट डेटर्स के लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, अलग से प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। ये वाली बात आपको मैंने समझा दी थी। तो आप देखिए जरा टेक ओवर करने की एंट्री, और इस टेक ओवर करने की एंट्री में कैपिटल रिजर्व निकल कर आएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर एट ₹1,61,000। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आएगा 1,61,000। तो हमने यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स को टेक ओवर करा है, इन्वेंट्री को टेक ओवर करा, डेटर्स को टेक ओवर करा, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, एवरीथिंग हैज बीन टेकन ओवर। कैश एट बैंक के अंदर आपको याद होगा जो पुरानी कंपनी है जिसको हम टेक ओवर कर रहे हैं, एमजी लिमिटेड,
उसके भी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो 6 लाख का 10% 60,000 का डिविडेंड पे करा जाएगा। बैंक बैलेंस अवेलेबल है एमजी के पास में 80,000 में से 60,000 का डिविडेंड पे कर देंगे तो रिमेनिंग बैलेंस कितना रहेगा 20,000। इसलिए कैश एट बैंक का टेक ओवर 20,000 के अमाउंट से होगा। ठीक है, टेक ओवर का एंट्री समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों थर्ड एंट्री में आपको मालूम है हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने का एंट्री क्या बनता है, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। यहाँ पे वेंडर कंपनी है एमजी लिमिटेड टू पेमेंट करा इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में, पेमेंट करा प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में, तो आ गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 9,80,000 का पीसी है, 8 लाख इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में, 1,80,000 प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में। इसके बाद यहाँ पे हम डिबेंचर्स को भी पेमेंट दे रहे हैं। देखिए डिबेंचर का पेमेंट कैसे हुआ, 12% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ एमजी लिमिटेड आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम, जिसके लिए हमें इशू क्या करना है 12% डिबेंचर इन वीटी लिमिटेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो बच्चों डिबेंचर होल्डर्स को 8% के प्रीमियम के ऊपर पेमेंट करना है। तो जो टेक ओवर की एंट्री है वहां पे भी आपको प्रीमियम जोड़ के लिखना पड़ेगा। अब जरा आप देखें यहाँ पे डिबेंचर्स का अमाउंट गिवन है 3 लाख, 3 लाख में 8% ऐड करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 3,24,000। यानी कि जब हम टेक ओवर की एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे डिबेंचर्स का अमाउंट आएगा 3,24,000 और इस 3,24,000 को अब हम डिवाइड करेंगे इशू वैल्यू ऑफ सिंगल डिबेंचर से। एक डिबेंचर का इशू वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 रुपीज का यहाँ पे डिबेंचर है, बाय डिफॉल्ट 10% का डिस्काउंट ऑफर करना है तो वैल्यू आ जाएगा 90। तो आप अगर 3,24,000 को 90 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड। सो 3,24,000 अपॉन 90 नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा 3600। 3600 मल्टीप्लाई बाय 100 जो वैल्यू आएगा डिबेंचर्स का दैट इज 3,60,000 और जो डिस्काउंट का अमाउंट आएगा दैट विल बी 36,000। ऑलराइट, आगे देखें नेक्स्ट एंट्री जो हम बनाते हैं बच्चों दैट इज ऑफ द इंटर कंपनी ओइंग्स। इंटर कंपनी ओइंग्स के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, सन्ड्री डेटर्स ऑफ एमजी लिमिटेड इंक्लूड्स 20,000 ड्यू फ्रॉम वीटी लिमिटेड। तो इंटर कंपनी ओइंग्स का कैंसिलेशन करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 20,000। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सपेंस का पेमेंट करा है तो एक्सपेंस की एंट्री बनाएंगे। एक्सपेंस की एंट्री के लिए डिपेंड करता है कि एंट्री नंबर 2 में हमने क्या लिखा था। अगर एंट्री नंबर 2 में कैपिटल रिजर्व आया था तो हम कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे, अगर एंट्री नंबर 2 में गुडविल आया था तो हम गुडविल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंट्री क्या बनाया, देखिए एंट्री बेसिकली बना तो वही है कैपिटल रिजर्व टू गुडविल, बट हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे पहले गुडविल को डेबिट कर दिया, गुडविल टू बैंक, और फिर हमने गुडविल को कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट कर दिया। तो बच्चों मैंने आपको सिंपल सा एंट्री सिखाया, इन्होंने यहाँ पे मॉड्यूल में क्या करा, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके शो कर दिया। पहले गुडविल डेबिट टू बैंक करा, फिर कैपिटल रिजर्व टू गुडविल करा। तो आप समझिए अल्टीमेटली एंट्री क्या बना, अल्टीमेटली आपका एंट्री बना कैपिटल रिजर्व टू बैंक। तो आपको यहाँ पे ये दो एंट्री शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को, आपको ये दो एंट्री शो नहीं करनी है, आपको सिंगल एंट्री बनानी है। वो सिंगल एंट्री आप क्या बनाएंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये गुडविल टू बैंक और कैपिटल रिजर्व टू गुडविल अलग अलग शो नहीं करना, सिंगल एंट्री बनेगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वर्थ ₹60,000। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, सेम टू सेम पैटर्न का। आई होप सब बच्चों ने ठीक से सॉल्व करा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम आज के सेशन में और एक नया क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करने जा रहे हैं। देखें जरा, X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड वर अमेलगमेटेड ऑन एंड फ्रॉम 1st April 2012 एंड फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी Z लिमिटेड। X लिमिटेड और Y लिमिटेड दोनों अमेलगमेट हुए और कंपनी बनाया Z लिमिटेड। टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ X एंड Y, द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ X एंड Y इज गिवन एज फॉलोज। तो आपको X और Y का बैलेंस शीट दे रखा है। ठीक है, काफी सारे आइटम्स हैं X और Y की बैलेंस शीट में। देखें जरा आगे क्या कहानी है। यहाँ पे Z लिमिटेड विल इशू 6 इक्विटी शेयर्स फॉर 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ X लिमिटेड एंड 2 इक्विटी शेयर्स फॉर 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ Y लिमिटेड। 6 इक्विटी शेयर इशू होंगे 10 इक्विटी शेयर्स के बदले और 2 इक्विटी शेयर होंगे 5 इक्विटी शेयर्स के बदले, X और Y रिस्पेक्टिवली। शेयर्स आर इशूड एट ₹30 ईच
हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर, 30 रुपीज की वैल्यू पे इशू करना है। Preference shareholders of two companies are issued equivalent number of 15% preference shares of Z Limited at a price of ₹120 per share. फेस वैल्यू कितना है 100। सेम नंबर ऑफ शेयर इशू करें बट जो इशू प्राइस हो 120 है। 15% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ X Limited and Y Limited are discharged by Z Limited issuing such number of its 18% debentures of ₹100 each so as to maintain the same amount of interest. इंटरेस्ट की इनकम सेम रहनी चाहिए, उस हिसाब से हमें डिबेंचर इशू करना है। आई थिंक ऐसा पॉइंट अपन कर चुके हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को हमें अगले 4 साल के लिए और मेंटेन करना है। इसका मतलब ये कौन सा रिजर्व है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड आफ्टर अमेलगमेशन। द अमेलगमेशन टुक प्लेस इन द नेचर ऑफ परचेज। क्वेश्चन ने खुद ने बोला। वैसे अगर क्वेश्चन ये बात नहीं भी बोलता तो भी हम क्या मानते? तो भी हम अमेलगमेशन परचेज के नेचर का ही मानते, बिकॉज आपको मैंने बार बार समझा रखा है कि अगर मर्जर का नेचर कहे तो तभी आपको मानना है, अगर मर्जर का नेचर नहीं बोलेगा तो आपको नहीं मानना है, आपको परचेज मान लेना है। अब बच्चों, वैसे तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली बैलेंस शीट पूछा है और मैं आपको बार बार इसमें इंसिस्ट करता हूं इस बात के लिए कि हमें प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि हम डायरेक्टली एंट्रीज के बिना बैलेंस शीट बना पाए। बट एक्चुअल में अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा जहां पे दो कंपनीज को एक साथ टेक ओवर करा एक नई कंपनी ने और हमने जर्नल नहीं बनाया उस चीज का। आप समझ पा रहे हैं? यानी पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहां पे दो कंपनीज ने मिलकर एक नई कंपनी बना दी बट हमने उसका जर्नल का प्रिपेयर ही नहीं करा, डायरेक्टली हमने बैलेंस शीट बनाई है। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जर्नल प्रिपेयर भी करूंगा। यानी आपको मैं ये समझाऊंगा कि यहाँ पे जो नया कंपनी है जेड लिमिटेड वो किस तरह से एंट्री बनाएगा। आप सोचेंगे सर नया बात क्या है? इसमें नया कुछ भी नहीं है बच्चों, आपका काम बढ़ जाएगा। जब हम किसी एक सिंगल कंपनी को टेक ओवर करते हैं, तो हम एंट्री कैसे बनाते हैं? हम यहाँ पे परचेज के केस में मैक्सिमम 8 एंट्री बनाते हैं। अगर सिंगल कंपनी को टेक ओवर करेंगे, एक ही कंपनी को टेक ओवर करेंगे तो आपको 8 एंट्रीज एट मैक्सिमम बनानी होती है परचेज के नेचर में। अब यहाँ पे हम दो कंपनी टेक ओवर कर रहे हैं, तो जिस केस में दो कंपनी टेक ओवर होंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंट्रीज को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। यानी कि बिजनेस परचेज की एंट्री एक बार नहीं 2 बार बनेगी, असेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने की एंट्री एक बार नहीं 2 बार बनेगी, यस और नो। और पेमेंट करने की एंट्री भी कैसे बनेगी? 2 बार बनेगी। तो क्या इसका कोई शॉर्टकट अवेलेबल है? क्या हम कंपाउंड करके एंट्री बना सकते हैं? तो यही बात मुझे आपको समझानी है कि कंपाउंड करके एंट्री बनाना पॉसिबल है या नहीं, अपन इसी बात को समझेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर हम जर्नल भी बनाएंगे, हालांकि क्वेश्चन ने मांगा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी है जर्नल के बिना, बट स्टिल मैं यहाँ पे जर्नल भी बनाऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि बाय चांस अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पे दो कंपनीज को अमेलगमेट करके एक सिंगल कंपनी बनाई जा रही हो और क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप जर्नल भी बनाइए बैलेंस शीट भी बनाइए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जर्नल कैसे ड्राफ्ट करा जाएगा, क्या हम अपना टाइम सेव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या हमें एंट्रीज बार बार रिपीट करनी होगी नहीं करनी होगी, ये वाली बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ऑल्दो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन ने पूछा वैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे जर्नल के बिना, ताकि आपको ये भी फिर से समझ में आ जाए कि हम जर्नल के बिना बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट में मैं एज अ बोनस आपको यहाँ पे जर्नल भी करवा दूंगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। हमारा मेन सॉल्यूशन तो बैलेंस शीट का ही रहने वाला है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही ड्रॉ करूंगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 और मैं यहां पे डाल रहा हूं बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड। यानी जैसा क्वेश्चन ने बोला पहले तो वैसा ही करेंगे, एडिशनली आपको जर्नल और सिखा देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरे लिए आपको होमवर्क देना भी कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि होमवर्क में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के दूंगा जहां पे जर्नल भी पूछेंगे और बैलेंस शीट भी पूछेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीस। ऑलराइट, आइए देखें जरा। सबसे पहला हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज का,
चलिए जी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पहला मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड्स का पहला इंपॉर्टेंट हेडिंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बाद में क्या आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये दोनों तो हमेशा आते ही आते हैं, जनरली आते ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, ये वाला पॉइंट भी आ ही जाता है अक्सर, और स्पेशली अगर आप ये देखें तो नॉन करंट लायबिलिटीज का पॉइंट आपको डिबेंचर्स के लिए मिल जाता है। नॉन करंट लायबिलिटीज, दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इनफैक्ट बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं तो आप इन सब क्वेश्चंस के इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि आपको ये भी मालूम चल जाएगा बैलेंस शीट में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद यहाँ पे बस अगर आप लायबिलिटी देखें तो एक ही लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल। बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, अगर एक ही लायबिलिटी है और वो भी सेम नेम से गिवन है तो आप समझ सकते हैं मुझे तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे नोट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके लिए अलग से, बिकॉज जिस नाम से हेडिंग आ रहा है उसी नेम से क्वेश्चन में गिवन है। बहुत ही बढ़िया बात, ट्रेड पेबल्स। मैं डायरेक्टली इसका अमाउंट जोड़ के लिखूंगा, नो नोट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, कोई इंटर कंपनी ओइंग्स भी नहीं है। सो 31 प्लस 12, 31 प्लस 12, 43। यहाँ पे ना बच्चों रुपीज इन करोड़ गिवन है, तो क्या अपन भी ऐसे सॉल्व कर दें, 31 प्लस 12, 43। चलिए, तो मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं रुपीज आर इन करोड़, जैसे गिवन है वैसे ही कर रहे हैं सॉल्व, रुपीज इन करोड़। तो ये वाली कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई टोटल। उसके बाद एसेट्स पे आ जाएंगे बच्चों, एसेट्स। फर्स्ट हेडिंग इज नॉन करंट एसेट। ध्यान रखें, अमेलगमेशन परचेज के नेचर का है और हम जर्नल एंट्रीज के बिना बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, जैसे एग्जाम में बनाएंगे। तो क्या हमें प्रोविजन लेके चलना चाहिए गुडविल कैपिटल रिजर्व का? डेफिनेटली लेके चलना चाहिए। अगर कैपिटल रिजर्व आ गया तो वैसे भी उसका प्रोविजन तो बना हुआ है पहले से, रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। बट अगर गुडविल आया तो आप बाद में कैसे पहचानेंगे गुडविल आएगा, तो इसके लिए आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा अभी से, ठीक है। ऐसा काम स्पेशली तब करना होता है जब हम बैलेंस शीट जर्नल के बिना बनाते हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने जर्नल के बाद बैलेंस शीट बनाया था, हमको पहले से मालूम था गुडविल आ चुका है। बट जहां पे जर्नल के बिना बनाते हैं वहां पे सस्पेंस में रहते हैं, पता नहीं गुडविल आएगा, पता नहीं कैपिटल रिजर्व आएगा। तो कैपिटल रिजर्व की जगह तो हमेशा अवेलेबल होती है, बिकॉज क्वेश्चन में आमतौर पे आपको रिजर्व सरप्लस मिल जाता है, बट गुडविल के लिए सर्टेनिटी नहीं होती। तो जब भी आप बैलेंस शीट डायरेक्टली बनाएं, ठीक है, जब भी आप बैलेंस शीट डायरेक्टली बनाएं जर्नल के बिना, तो इस चीज का प्रोविजन हमेशा हमेशा आपको लेके चलना है कि अगर बाय चांस गुडविल आ जाए तो गुडविल के लिए आपको स्पेस छोड़ना चाहिए, ठीक है। सो नॉन करंट एसेट में हम यहाँ पे लेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, काफी सारे आइटम्स हैं। इसका मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया है टेंजिबल असेट्स। ये नोट नंबर 4 में जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन स्किप कर रहा हूं कि अगर इनटेंजिबल एसेट आ गया तो मुझे लिखना पड़ेगा। इसके बाद में है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। मुझे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट भी गिवन थे, सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अच्छी बात यह है कि डायरेक्टली वैल्यू अवेलेबल है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ऐड करके लिख देते हैं 10 प्लस 6, 16 करोड़। और इसके ठीक बाद अपन शो करेंगे करंट एसेट्स,
बच्चों करंट एसेट में पहला पॉइंट है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री। एंड अगर आप देखें तो हमें इन्वेंट्री में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, डायरेक्टली इसका वैल्यू हम शो कर सकते हैं 22 प्लस 15। इन्वेंट्री इज 22 प्लस 15, 37। चलिए जी, इन्वेंट्री के अलावा हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स, और इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देयर इज नो इंटर कंपनी ओइंग, ठीक है, और कोई प्रोविजन भी नहीं है, जिस वैल्यू पे गिवन है उसी वैल्यू पे टेक ओवर किया गया है। 30 प्लस 24 दैट इज 54, and in the last we have cash and cash equivalents, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कोई एडजस्टमेंट है? यहां भी नहीं है। कितनी अच्छी बात है, आप देखो इसके बारे में भी कुछ लिखा नहीं है, कोई एक्सपेंस का पेमेंट नहीं है, कहीं पे भी कोई कैश पेमेंट नहीं है, यानी जैसा है वैसे आपको ले लेना है। 16 प्लस 13, बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिल गया इस क्वेश्चन के अंदर। 16 प्लस 13 दैट इज 29, और लास्ट में आ जाएगा टोटल। तो कुल मिला के हमें 4 यहाँ पे नोट्स शो करने हैं, उसके अलावा वर्किंग नोट्स डेफिनेटली आएंगे पीसी का और गुडविल कैपिटल रिजर्व का। आइए वर्किंग नोट शो कर दें, बट वर्किंग नोट से पहले नोट्स बनाएंगे। कौन से नोट्स? बैलेंस शीट के सपोर्टिव नोट्स। सो नोट नंबर 1 is for share capital, as you all know. First note, share capital। तो बच्चों एक्चुअल में हमने कितना शेयर कैपिटल इशू करा है वो हमें मालूम चलेगा पीसी निकालने के बाद में। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे नोट के लिए हमेशा की तरह 2 पेज छोड़ देते हैं, एट मैक्सिमम उतना ही स्पेस चाहिए होगा अपने को, और उसके बाद अपन प्रिपेयर कर लेते हैं वर्किंग नोट भी साथ में। वर्किंग नोट, आइए जी। तो वर्किंग नोट में मैं सबसे पहला पॉइंट डाल दूंगा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। 2 कंपनीज हैं तो आपको मालूम है 2 कंपनीज के लिए अलग अलग से मुझे यहाँ पे शो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। One is X Limited, other is Y Limited। सबसे पहले मैंने लिखा पेमेंट टू, किसको पेमेंट किया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड दोनों के इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा, राइट। और बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कौन से फॉर्म में किया जा रहा है? इन इक्विटी शेयर्स, इन इक्विटी शेयर्स ऑफ विच कंपनी? ऑफ कोर्स ऑफ Z लिमिटेड। सो इन इक्विटी शेयर्स ऑफ Z लिमिटेड। ध्यान रखें यहाँ पे X और Y इन दोनों कंपनीज का बिजनेस खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पर Z का बिजनेस प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो कैसे निकलेगा आप देखें जरा। X के पास में टोटल शेयर कैपिटल कितनी है? X के पास टोटल शेयर कैपिटल 50 करोड़ की है। X के पास टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 50 करोड़ की है।
एक शेयर 10 रुपीज ईच का है। इसका मतलब एक्स लिमिटेड के पास में टोटल कितने शेयर्स हैं? 5 करोड़ शेयर्स हैं। एक्स लिमिटेड के पास में 5 करोड़ शेयर्स हैं और जेड ने क्या कंडीशन डाली कि एक्स के हर 10 शेयर के लॉट के बदले जेड अपने खुद के 6 शेयर इशू करेगा। एक्स कंपनी के हर 10 शेयर्स के लॉट के साथ में जेड लिमिटेड अपनी खुद की कंपनी के 6 शेयर इशू करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे रेशो क्या बनेगा बच्चों? रेशो यहां पे बनेगा 6/10। 10 शेयर्स के बदले 6 शेयर्स इशू होंगे। फॉर व्हाट? फॉर 5 करोड़ शेयर्स। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? कंपनी एक्स के पास में 5 करोड़ शेयर्स हैं। कैसे निकाला था? फिर सुन लीजिए। 50 करोड़ की शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपीज का है, तो 5 करोड़ शेयर्स हैं। 5 करोड़ शेयर्स के हमने 10-10 शेयर्स के ग्रुप बना दिए और हर ग्रुप के बदले 6 शेयर इशू करे जाएंगे। और जेड लिमिटेड अपना एक शेयर कितनी वैल्यू पे इशू करेगा? 30 रुपीज ईच पे। पार वैल्यू पे इशू नहीं है, 30 पे इशू है। सो मल्टीप्लाई बाय ₹30 ईच। ये तो x का पेमेंट निकल कर आएगा। सो 6/10 इंटू 5 इंटू 30, 90 करोड़ का पेमेंट तो एक्सक्लूसिवली इक्विटी शेयर्स में किया जा रहा है फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। वहीं पे अगर y के लिए चेक करें तो y के लिए प्रपोर्शन क्या दे रखा है? y के लिए गिवन है 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स ऑफ y लिमिटेड। ठीक है, जेड कंपनी जो है वो अपनी कंपनी के 2 इक्विटी शेयर इशू करेगा y के हर 5 शेयर के बदले। तो रेशो क्या हो जाएगा? 2/5। और ऐसे आप मुझे बताएं कि y के पास में कितने शेयर्स हैं? y के पास टोटल शेयर कैपिटल है 45 करोड़। y के पास टोटल शेयर कैपिटल है 45 करोड़ और अगर मैं नंबर ऑफ शेयर निकालना चाहूंगा तो आएगा 4.5 करोड़ शेयर्स। सो 2/5 इंटू 4.5 करोड़ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जो जेड कंपनी है वो अपना एक शेयर 30 रुपीज पे इशू करेगा, यानी कि प्रीमियम पे इशू ला रहा है। सो 2 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30, अमाउंट आ जाएगा 54 करोड़। ठीक है, मैं ऊपर मेंशन कर देता हूं रुपीज आर इन करोड़। ये जो हम पीसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके ऊपर मैंने मेंशन कर दिया रुपीज आर इन करोड़। तो बच्चों ये तो कहानी हो गई पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स की। इसके अलावा हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी तो पेमेंट करना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के अलावा हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट करना है। सो पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा, किसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करा जाएगा? अगेन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड ऑफ वाई लिमिटेड, and they are being paid in what? They are being paid in preference shares, 15% preference shares of Z Limited, in 15% preference shares, in 15% preference shares of Z Limited। ठीक है, ये इनका इस तरह से पेमेंट किया जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बात लिखी हुई है कि जितने पुरानी कंपनीज के पास नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं उतने ही शेयर इशू करने हैं जेड लिमिटेड को भी, उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं करने। जितने उनके पास में शेयर्स है ना उतने ही इशू कर डालिए। तो आप एक बात समझिए, एक्स लिमिटेड के पास में 20 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, हाँ या ना? एक्स लिमिटेड के पास में 20 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अगर मैं 20 को डिवाइड कर दूंगा 100 से तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 0.2 करोड़। मेरी एक एक बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक्स लिमिटेड के पास टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है 20 करोड़। मैं 20 को डिवाइड कर रहा हूं 100 से तो कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे? 0.2 करोड़। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, मैं मेंशन कर देता हूं 0.2 करोड़ शेयर्स। 0.2 करोड़ शेयर्स एक्स के पास में है, उसके बदले जेड ने भी कितने शेयर इशू करे होंगे? 0.2 करोड़ से इशू करने, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है कि सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे, जितने पहले थे उतने आगे भी होंगे। बट
एक शेयर का इशू वैल्यू कितना मानना है 120 के प्राइस पे इशू करना है, यानी कि यहाँ पे भी प्रीमियम पे इशू करा जाएगा। सो 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अगर मैं 0.2 को 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो करोड़ के अंदर कितना पेमेंट आएगा 24 करोड़। ठीक है, सिमिलरली अगर हम y के लिए भी यही चीज करना चाहेंगे तो y के पास टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है 14 करोड़। 14 करोड़ को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे 0.14 करोड़। सो 0.14 करोड़ शेयर्स, इसको भी अगर अपन इशू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज हाउ मच अगेन 120। सो 0.14 into 120 you will get the amount that is 16.8 करोड़। 16.8 करोड़। ठीक है, तो x के लिए तो आ गया 24 और y के लिए आ गया 16.8। 16.8 इज इट फाइन? एनी डाउट? अगर इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। टोटल परचेज कंसिडरेशन निकल के आ जाएगा ना, $90 plus 24 that is 114 crores and 54 plus 16.8 that is 70.8 crores. Purchase consideration is 114 crores and 70.8 crores, 70.8 crores. Is this clear or not? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन सब बच्चों को समझ में आ गया? तो आप यहां पे देख सकते हैं एक्स ने कुल मिलाकर कितना पीसी रिसीव कराए 114 करोड़ का, उसमें से 90 करोड़ तो पे हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को और 24 करोड़ पे होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ऑन दी अदर हैंड वाई ने कितना रिसीव कराए 70.8, 54 का पेमेंट हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को और 16.8 का हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ये समझें कि हमारे पास टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना कितना लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। बताइए जी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखना है? तो अगर आप देखें यहाँ पे तो जेड कंपनी ने कितनी कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी है 90 प्लस 54। 90 का कैपिटल तो इशू करा किसको एक्स को और 54 का कैपिटल किसको इशू करा वाई को। बट अगर आप देखें तो ये जो 90 प्लस 54 है 144 दैट इज एट द प्रीमियम वैल्यू, यस और नो? 90 प्लस 54 इज एट द प्रीमियम वैल्यू, राइट? जबकि हम तो शेयर कैपिटल में हमेशा क्या लिखते हैं फेस वैल्यू। इतनी बात तो आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक्स है ये। तो ये चीज तो आपने क्लास 12 के अंदर ही पढ़ी होगी कि शेयर कैपिटल में जो अमाउंट क्रेडिट किया जाता है या जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल अमाउंट शो होता है दैट इज द बेसिक फेस वैल्यू अमाउंट। जो प्रीमियम का अमाउंट है वो तो हम अलग से शो करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ने पर हमें ये समझ में आ रहा है कि 10 रुपीज का शेयर 30 रुपीज की वैल्यू पे इशू करा गया है, हाँ या ना? तो पहले आपको ये जज करना पड़ेगा कि हमने कुल मिलाकर कितने शेयर इशू करे। अब एक बात समझिए, एक्स कंपनी के लिए फॉर्मूला क्या था 6/10 इंटू 5। 6/10 इंटू 5, यस और नो? 6/10 इंटू 5 ये फॉर्मूला था किसके लिए एक्स कंपनी के लिए। यानी जेड ने कुल मिलाकर एक्स कंपनी को 3 करोड़ शेयर इशू करें। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं फिर से, जेड कंपनी ने एक्स कंपनी को कुल मिलाकर 3 करोड़ शेयर इशू करे हैं। और ऐसे ही वाई कंपनी को कितने शेयर इशू कर दिए? वाई कंपनी को उसने शेयर इशू करे हैं, वाई कंपनी को कितने शेयर इशू करे हैं 1.8 करोड़। बताइए ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई?
हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे हैं जेड कंपनी ने एक्स और वाई को मिलाकर। तो एक्स को तो इशू करे 3 करोड़ शेयर्स और वाई को इशू कर दिए 1.8 करोड़ शेयर। इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना। तो कुल मिलाकर कितने शेयर इशू करें? 4.8 करोड़ शेयर्स। तो मैं यहाँ पे एंट्री बना दूंगा इसकी शेयर कैपिटल के लिए 4.8 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हमने यहाँ पे इशू करें 4.8 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 48। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सारे के सारे शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। These shares have been issued for consideration other than cash। एक भी शेयर के बदले आपको कैश रिसीव नहीं हुआ है। All of these shares are issued under the scheme of amalgamation, so they have been issued for consideration other than cash। All right, चलिए ये तो हो गया कहानी इक्विटी शेयर कैपिटल का। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे। तो 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हम चेक करें कि हमने कुल मिलाकर कितने कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करे। हमने कुल मिलाकर कितने कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करें। 0.2 करोड़ तो इशू कर दिए किसको? एक्स लिमिटेड को। और 0.14 करोड़ इशू कर दिए वाई लिमिटेड को। यानी कुल मिलाकर 0.2 प्लस 0.14 इट इज 0.34 करोड़। ठीक है, 0.34 करोड़ ये प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं कुल मिलाकर। बहुत ही सिंपल सी मैथमेटिक्स चल रही है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। 0.34 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज, यहां पे वैल्यू है 100 ईच, ऑफ ₹100 ईच। सो टोटल इज हाउ मच? 34। Now 48 plus 34 is the amount of your equity share capital, that is 82 crores। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टुगेदर इज 82 करोड़। तो 82 करोड़ का अमाउंट हम यहाँ पे बैलेंस शीट में एंटर कर सकते हैं फॉर शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? इज नोट नंबर 1 क्लियर टू एवरीवन और नॉट? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ जी, रिजर्व एंड सरप्लस निकालना यहाँ पे खतरे वाला काम है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में आप जानते हैं कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है। ठीक है, क्या जेड कंपनी परचेज के नेचर में रिजर्व्स को टेक ओवर करेगा? अप्लाई सम कॉमन सेंस। क्या जेड कंपनी परचेज के नेचर में सेलर कंपनी के या वेंडर कंपनी के रिजर्व्स को टेक ओवर करेगा? नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे जो जेड लिमिटेड है जिसने एक्स और वाई का बिजनेस परचेज करा, और जहां पे अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का नहीं है, परचेज के नेचर का है, तो वहां पे रिवैल्यूएशन रिजर्व टेक ओवर नहीं करा जाएगा, जनरल रिजर्व टेक ओवर नहीं करा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी टेक ओवर नहीं करा जाएगा। बट एक रिजर्व मजबूरी में टेक ओवर करना पड़ेगा, दैट इज द इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। इस रिजर्व को टेक ओवर करना जरूरी है, मजबूरी है। और मजबूरी क्यों है? बिकॉज इट इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसलिए टेक ओवर करना जरूरी है। बट जो बाकी रिजर्व्स हैं वो यहाँ पे टेक ओवर नहीं होंगे। हाँ, अगर मर्जर का नेचर होता तो मैं डेफिनेटली रिवैल्यूएशन रिजर्व की भी एंट्री बनाता, मैं जनरल रिजर्व की भी एंट्री बनाता, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी एंट्री बनाता, इनफैक्ट मैं रिजर्व में एडजस्टमेंट भी तो करता। आप याद करिए, क्योंकि मर्जर के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो सेकेंड एंट्री होती है टेक ओवर की, उसमें हम रिजर्व्स की वैल्यू में एडजस्टमेंट करते हैं। और रिजर्व की वैल्यू में एडजस्टमेंट करने के लिए हम कंपेयर करते हैं परचेज कंसिडरेशन को विद द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द वेंडर कंपनी। यस और नो? बट यहाँ पे नेचर किसका है? परचेज का, मर्जर का नेचर नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे रिजर्व टेक ओवर नहीं करना, बट मुझे क्या टेक ओवर करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। तो 5 करोड़ की वैल्यू है एक्स के लिए और वाई के लिए है 4 करोड़ की वैल्यू, कुल मिलाकर 9 करोड़ का ये रिजर्व टेक ओवर करा जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में लिख रहा हूं स्टैट्यूटरी रिजर्व्स।
मैं रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देता हूं स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ठीक है, और दोनों के रिजर्व को ऐड करेंगे। एक बार आप फिर देख लीजिए, 5 करोड़ एंड 4 करोड़, सो 5 + 4 इज 9 करोड़। नाउ इफ यू रिमेंबर, आपको मैंने एक बात समझाई थी, परचेज के नेचर में एंट्री बनाते हैं एमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट, और ये सेम अपन ने पिछले क्लास में सीखा था। तो इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं, जितने अमाउंट से आप रिजर्व लिखते हैं उतने ही अमाउंट से हम माइनस कर देते हैं एमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट का अमाउंट। यानी अगर कहा जाए तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है ना, इट इज ओनली अ मियर फॉर्मेलिटी। आपको वैसे भी इसको कैंसिल करके कितना कर देना है, 0 कर देना है। यानी अल्टीमेटली ये वाला बैलेंस तो बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, बस प्रेजेंट करा जाएगा नोट्स के अंदर, और प्रेजेंट करना जरूरी है क्योंकि लॉ ने लिखा हुआ है, कानून बना दिया मतलब कंपल्शन हो गया, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में वैसे तो अमाउंट आया नील, बट हो सकता है कि अभी सेकेंड एंट्री के वर्च्यू से कैपिटल रिजर्व निकल कर आ जाए। अब अगर एग्जाम में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे जर्नल के बिना बैलेंस शीट बनाने को बोले, तो वैसे आपको मैंने ट्रेन कर रखा है कैसे बनाना है, बट हम फिर से भी समझेंगे कि हम जर्नल के बिना कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट, और ये जो रिजर्व है या गुडविल है वो कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो रिजर्व या गुडविल को अपन ढूंढने वाले हैं। आइए सेकेंड वर्किंग नोट पर, come to the working note number 2 so that we can calculate the amount of goodwill or capital reserve, ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, चलिए जी निकालते हैं। क्या चीज आएगी, रूल्स को ध्यान रखें। परचेज मेथड में गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हम लोग कंपेयर करते हैं नेट असेट्स को, हम लोग कंपेयर करते हैं नेट असेट्स को परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू से, ठीक है। तो मेरा पहला काम क्या होगा, मुझे नेट असेट निकालने पड़ेंगे, कौन सी कंपनी के, एक्स लिमिटेड के और वाई लिमिटेड के। अगर हम एंट्रीज पहले बना लेते तो हमारा ये वाला बर्डन कम हो जाता, क्योंकि जब एंट्रीज बनाते हैं, जब एंट्रीज पहले से बना लेते हैं तो कैपिटल रिजर्व या गुडविल बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल के आता है। बट जब बैलेंस शीट बनानी है जर्नल के बिना, तो आप समझिए कैसे निकालें उस अमाउंट को, तो वर्किंग नोट के अंदर निकालना पड़ेगा। यानी मैं आपको बिल्कुल वही सॉल्यूशन सिखा रहा हूं जो आपको एग्जाम में प्रेजेंट करके आना होगा। अगर एग्जाम में जर्नल नहीं पूछा तो आपको जर्नल शो नहीं करना है, आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप बनाएंगे तो जर्नल के बिना कैसे निकालना है गुडविल कैपिटल रिजर्व वही समझ रहे हैं। हालांकि अपन ने पहले भी समझा हुआ है, फिर हम एक रिविजन के तौर पर इसको समझ रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा रुपीज इन करोड़ हैं, तो बार बार इस बात को मेंशन करेंगे, रुपीज इन करोड़। लैंड एंड बिल्डिंग कितना वैल्यू है देखें जरा, 38 एंड 25, 38 25। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है भाई, 24 एंड 17, 24 एंड 17। चलिए जी आगे और देखें, इन्वेस्टमेंट्स 10 एंड 6। वैसे तो आपको मालूम है कि नेट एसेट निकालते वक्त हमें मार्केट वैल्यूज पे लेना होता है सभी एसेट्स लायबिलिटीज को, बट यहाँ पे मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, सो 10 एंड 6। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज 22 एंड 15। इन्वेंट्री के बाद में है ट्रेड रिसीवेबल्स, सो ट्रेड रिसीवेबल्स 30 एंड 24। और इसके बाद में है बैंक बैलेंस 16 एंड 13, बैंक बैलेंस 16 एंड 13। तो बच्चों इन सबको ऐड करने पर हमारे पास में क्या आएंगे, टोटल एसेट्स, यस और नो। सो टोटल एसेट्स फॉर एक्स लिमिटेड आर 140 एंड फॉर वाई आर 100, 140 एंड 100। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन एसेट में से मुझे माइनस करने पड़ेंगे लायबिलिटीज के अमाउंट को। लायबिलिटीज के तौर पे हमारे पास में क्या है, ओनली 15% डिबेंचर एंड ट्रेड पेएबल, सो माइनस करेंगे 15% डिबेंचर्स
और इसका 15% डिबेंचर्स का जो मुझे वैल्यू यहाँ पे दे रखा है बैलेंस शीट में, दैट इज 4 and 5। सबसे अच्छा पॉइंट इस क्वेश्चन का आपको ये डिबेंचर्स का पॉइंट ही लगने वाला है। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में एग्जामिनेशन में यहाँ पे 4 and 5 लिख कर आ जाते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी अगर आप यहाँ पे 4 and 5 लिख कर आ जाएंगे। तो ये 4 and 5 लिखना यहाँ पे ठीक कब होगा, जब अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का होगा। बिकॉज आपको मालूम है कि मर्जर के नेचर के अमेलगमेशन में जब हम टेक ओवर करते हैं एसेट लायबिलिटी को, तो एंट्रीज बुक वैल्यू पर बनाई जाती है, हाँ या ना? हाँ बोलो। अगर मर्जर के नेचर में टेक ओवर करेंगे, जितने भी एसेट लायबिलिटी टेक ओवर करते हैं वो कौन सी वैल्यू पे करते हैं, एट द बुक वैल्यूज। बट परचेज के नेचर में जितने भी एसेट लायबिलिटी हैं, दे आर बीइंग टेकन ओवर एट द मार्केट वैल्यूज, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं थी। इनफैक्ट हमारे पास ट्रेड पेएबल की भी मार्केट वैल्यू नहीं है, बट हमारे पास डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू है। अब ये बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है बच्चों को, सर कैसे मार्केट वैल्यू है? आप खुद इमेजिन करिए, जब आप होमवर्क में क्वेश्चन करके लेकर आए क्वेश्चन नंबर 22, क्या वहां पे आपने डिबेंचर का मार्केट वैल्यू नहीं लिखा था? चेक करो जरा एंट्रीज को। जब डिबेंचर को पेमेंट करा तो क्या आपने वहां पे उसका मार्केट वैल्यू नहीं लिया था? देखिए जो टेक ओवर का एंट्री था क्वेश्चन नंबर 22 जो आपको मैंने होमवर्क में दिया था पिछली क्लास में, आपने डिबेंचर में क्या वैल्यू डाला है? 3,24,000। बट जो आपको डिबेंचर का वैल्यू गिवन था बैलेंस शीट में, दैट वाज ओनली 3 लाख। तो यहाँ पे आपने क्या लिया? 3,24,000 क्यों लिया था? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि हमने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे पेमेंट करा है, तो आपने प्रीमियम जोड़ के यहाँ पे लिखा था। बट बाकी सारे एसेट जिनकी वैल्यू गिवन नहीं थे उनको आपने बुक वैल्यूज पे लिया था। तो क्या आपको लगता नहीं है सेम ऐसा ही हमें इस क्वेश्चन में भी करना चाहिए? यानी कि 15% डिबेंचर्स की वैल्यू 4 and 5 तो किसी हालत में आ ही नहीं सकती, बिकॉज 4 and 5 आर द बुक वैल्यूज। और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ डिबेंचर्स के बारे में नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चन में कुछ डिबेंचर्स के बारे में लिखा हुआ है, और उसकी वजह से हम यहाँ पे क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं? इसकी वजह से हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब सुनिएगा। लिखा है 15% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड का डिस्चार्ज होना है 18% डिबेंचर्स में, और वो 18% डिबेंचर जेड लिमिटेड इस तरह से इशू करेगा कि जो उनकी पुरानी इंटरेस्ट इनकम है वो सेम टू सेम रहने वाली है। ठीक है, ऐसा पॉइंट अपन पहले भी कर चुके थे। याद करिए कि आपके नेट असेट्स हैं, नेट असेट पे आपको 8% का रिटर्न अर्न करना है, और वो जो 8% का रिटर्न है वो आप प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में अर्न कराएंगे या डिबेंचर के फॉर्म में अर्न कराएंगे। ऐसे अपन ने क्वेश्चंस करे थे। सेम यही पॉइंट अब यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे नेट असेट की जगह पर क्या आ गया? डिबेंचर्स आ गया। चलिए अपन एक बार चेक करते हैं। देखो 15% डिबेंचर्स के लिए मैंने स्टार मार्क करा, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब मैं स्टार की जो वर्किंग है वो थोड़ी यहाँ पे शो कर देता हूँ। 7 to 8 लाइन आप स्किप कर दीजिए, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिबेंचर्स टू बी इशूड। अब इससे आपको अंदाजा होगा कि हमें अमेलगमेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कितना ज़्यादा अटेंटिव रहना ज़रूरी है। छोटी सी भी गलती बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। डिबेंचर्स टू बी इशूड एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, वी हैव टू टेक देम एट द मार्केट वैल्यूज, नॉट एट द बुक वैल्यूज। ध्यान रखना, क्योंकि अमेलगमेशन कौन से नेचर का है? परचेज के नेचर का है। ठीक है, अगर पहले से जर्नल एंट्री बनाते तो शायद आपको इस एंट्री में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। मैं वही तो बार बार बोले जा रहा हूं कि कॉम्प्लिकेशन वहीं पे है जहां पे एग्जाम में जर्नल के बिना बैलेंस शीट पूछ ली जाए, और इस क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया है। जर्नल के बिना बैलेंस शीट मांगी है, और मुझे आपको उसी के लिए ट्रेन करना है कि जर्नल के बगैर बैलेंस शीट कैसे बनाई जाए। हाँ, अगर आप जर्नल के बाद बनाते बैलेंस शीट तो शायद आपको इतना सोचना नहीं पड़ता, बट जिस पॉइंट पे इतना आप सोचना शुरू करेंगे तभी आपका रियल डेवलपमेंट शुरू होगा बच्चों। ठीक है, तो आइए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15% डिबेंचर्स। पहले मैं 15% डिबेंचर्स की ओरिजिनल वैल्यू लिखूंगा, बुक वैल्यू लिखूंगा। फिर से ऊपर अपन मेंशन कर देते हैं रुपीज आर इन करोर्स। सो द ओरिजिनल वैल्यू इज 4 करोड़ एंड 5 करोड़।
ये 4 करोड़ एंड 5 करोड़ की वैल्यू पे कितनी इंटरेस्ट इनकम ये लोग कमा लेते हैं वो निकाल लेते हैं। एक्स के डिबेंचर होल्डर्स 4 पे 15% कमा रहे हैं, यानी कि 0.6 करोड़ की इनकम कमा लेते हैं, और वाई के डिबेंचर होल्डर्स 5 पे 15% कमा रहे हैं, यानी कि 0.75 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम कमा लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि इनके जो इंटरेस्ट इनकम है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। जब जब इनको जेड के 18% डिबेंचर्स मिलेंगे, ठीक है ना, 15% डिबेंचर्स के बदले इनको जेड के 18% वाले डिबेंचर्स मिलेंगे, 18% डिबेंचर टू बी इशूड। तो कंडीशन केवल इतनी है कि इनकी जो इनकम है वो सेम टू सेम रहेगी, 0.6 करोड़ एंड 0.75 करोड़। ये लिखा है ना क्वेश्चन में कि आपको इनकी इंटरेस्ट इनकम सेम टू सेम मेंटेन करते हुए चलनी होगी। चलिए जी, कोई बात नहीं, मेंटेन करा लेते हैं सेम टू सेम इनकम। कैसे कराएंगे देखिए, मैं यहां पे बोलूंगा 0.6 अपॉन 18%, 0.6 अपॉन 18%, यहां पे 3.33 का अमाउंट आ जाएगा, एंड 0.75 अपॉन 18%। आ रहा है समझ में? 0.75 अपॉन 18%, 4.17। अब आप खुद बताएं, क्या हमारे पास डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल अवेलेबल है। डिबेंचर एक्स को कितने इशू करे गए? 3.33, और वाई के लिए कितने इशू करे गए? 4.17। वी आर हैविंग द मार्केट वैल्यू। आपने कैसे सोचा कि मार्केट वैल्यू नहीं है? आपका सोचना गलत था। तो यहां पे हमें डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू गिवन है, दैट इज 3.33 एंड 4.17। हुआ ना गजब? आ रहा है मजा? इस चैप्टर में कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, हल्का चैप्टर नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। 15% डिबेंचर के साथ साथ माइनस करेंगे ट्रेड पेएबल्स, और ट्रेड पेएबल्स का वैल्यू है 31 एंड 12, 31 एंड 12। चलिए जी, तो ये माइनस करने के बाद में क्या आएगा? ये माइनस करने के बाद हमारे पास आएंगे नेट असेट्स, जिसको हम फाइनली कंपेयर करेंगे पीसी की वैल्यू से गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए। 140 माइनस 3.33 माइनस 31, नेट असेट्स का वैल्यू आ गया 105.67 करोड़। एंड ये जो दूसरे वाला कंपनी है 100 माइनस 4.17 माइनस 12, 83.83 करोड़। बड़ी अजीब अजीब सी वैल्यूज आई हैं, 105.67, 83.83। कोई बात नहीं, इसको जरा कंपेयर करा जाए विद द वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। इसको कंपेयर करा जाए विद द वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीसी? देखें जरा, 114 था, 70.8 था, 114 एंड 70.8। ये तो और भी मजेदार चीज हो गई, 114 एंड 70.8। क्या मजेदार हुआ मालूम है? देखो, पीसी एक में आपने कम दिया, एक में ज्यादा दिया। अगर एक्स कंपनी की बात करें तो एक्स कंपनी के जो बिजनेस की वैल्यू है, जो नेट एसेट की वैल्यू है, दैट इज हाउ मच? एक्स कंपनी के नेट एसेट की वैल्यू है 105.67, और उसको हम पे कर रहे हैं 114। सोचो, अगर किसी कंपनी को तुम ज्यादा पेमेंट करते हो, ज्यादा पेमेंट करने के पीछे रीजन क्या होना चाहिए? हमने कितना एक्स्ट्रा पे करा? 8.33 का अमाउंट एक्स्ट्रा पे करा। तो ये एक्स्ट्रा मेहरबानी किस वजह से है? बिकॉज ऑफ गुडविल। इफ द वैल्यू ऑफ नेट एसेट is lower than the value of purchase consideration, the resulting answer is goodwill। ओके, गुडविल आ गया। बट अगर y की बात करें तो भाई y में तो रिवर्स केस हुआ ना, y लिमिटेड की तो बिजनेस की वैल्यू ज्यादा है,
उस बेचारे की बिजनेस वैल्यू है 83.83 और हम उसे पे करने को तैयार हैं ओनली 70.8। हम उसे पे करने को तैयार हैं ओनली 70.8। तो इसका मतलब क्या हुआ, 83.83 के बदले 83.83 के बदले आपने दिया उसको 70.8। तो कितना पैसा कम दे दिया, हमने उसको कम दिया 13.03। 13.03 पैसा कम दिया। तो ये क्या आ गया, ये तो सर कैपिटल रिजर्व आ गया। बिल्कुल ठीक। अगर नेट एसेट की वैल्यू ज्यादा और पीसी की वैल्यू कम, कैपिटल रिजर्व। अब आप तो फंस गए यहां पे। आप सोच रहे होंगे सर आपने तो प्रोविजन लिया था ओनली कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल का, दोनों आ गए। गुडविल भी आया, कैपिटल रिजर्व भी आया। हम क्या करें, क्या हमें दोनों शो करना है? यानी कि हम नोट्स टू अकाउंट्स में एक काम करते हैं, कैपिटल रिजर्व भी लिख देते हैं। ठीक है, आपकी सोच अभी क्या चल रही होगी कि सर आपने बैलेंस शीट में ये जो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाया है, यहां पे तो आप कैपिटल रिजर्व लिख ही डालो। ठीक है, और क्योंकि आपने हमको सिखा रखा है कि जब भी बैलेंस शीट बनाओ तो गुडविल का प्रोविजन पहले से लेके चलो। अच्छी बात है सर, आपने गुडविल का प्रोविजन दे भी रखा था। टेंजिबल एसेट के बाद में आपने एक स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ पे गुडविल भी लिख डालो। नहीं बच्चों, ऐसा काम आपको नहीं करना। आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको क्या करना है भाई, आपको इन दोनों में से कुछ भी एक ही लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, ध्यान देना, दोनों में से कुछ भी एक कैसे लिखा जाएगा। तो भाई ऐसा है, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है 13.03 एंड गुडविल का अमाउंट है 8.33। ठीक है, तो मैं यहां पे निकालूंगा नेट कैपिटल रिजर्व। अब मैंने नेट गुडविल क्यों नहीं निकाला, कॉमन सेंस वाली बात है भाई। ज्यादा क्या है, ज्यादा है कैपिटल रिजर्व, तो नेट कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। अगर ज्यादा होता गुडविल तो नेट गुडविल निकाल लेते। 13.03 माइनस 8.33। ठीक है, तो मेरे पास नेट कैपिटल रिजर्व आएगा 4.7। 4.7 इज माय नेट कैपिटल रिजर्व और इसको मैं रिपोर्ट करूंगा बैलेंस शीट में। नेट कैपिटल रिजर्व इज 4.7। ठीक है, मजा आ रहा है? एप्लीकेशन ऑफ माइंड का लेवल देखिए आप चैप्टर में। 4.7 इज द नेट कैपिटल रिजर्व। अब ब्लाइंडली इस कैपिटल रिजर्व को लिख मत देना, और भी जरा सोचो कि क्या कोई ऐसी एंट्री है परचेज के नेचर में जहां पे कैपिटल रिजर्व पे इंपैक्ट आ सकता है। सोचो जरा, नोट्स निकालो, बार बार नोट्स को देखा करो, उससे आपको बार बार अच्छे से क्लैरिटी आना शुरू होगी। देखें जरा, कैपिटल रिजर्व का इंपैक्ट कहां कहां पे आ सकता है परचेज के नेचर में। एक तो एंट्री नंबर बी में कैपिटल रिजर्व आता है, उसके अलावा कुछ और भी ऐसी एंट्री है जहां पे कैपिटल रिजर्व आ जाता है। देखें जरा कौन सी एंट्री थी, अनरियलाइज प्रॉफिट इन द अनसोल्ड स्टॉक, यहां पे कैपिटल रिजर्व आ सकता है। एक्सपेंसेस के पेमेंट में भी कैपिटल रिजर्व आ सकता है। बट अच्छी बात यह है कि जो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं उसमें ना तो अनरियलाइज प्रॉफिट का पॉइंट है, ठीक है ना, जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं अभी उस क्वेश्चन में ना तो अनरियलाइज प्रॉफिट का पॉइंट है और उस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस का पॉइंट भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है, जो हमने कैपिटल रिजर्व निकाला वही यहाँ पे लिखा जाएगा 4.7। कैपिटल रिजर्व जो हमने निकाला है बच्चों वही यहाँ पे लिखना है 4.7, ना ज्यादा ना कम। ऑल राइट, चलिए एक और चीज जिसको आप डेफिनेटली भूल गए होंगे बट मुझे याद है, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। यू माइट बी वंडरिंग कि सर ये कहां से आ गया, ये तो है ही नहीं। बच्चों है, आपको मैंने कहा भी था पीसी निकालते वक्त, हमने 10 रुपीज के इक्विटी शेयर को 30 रुपीज पे इशू करा, तो क्या 20 रुपीज का प्रीमियम नहीं आया? आया सर। उसके अलावा हमने प्रेफरेंस शेयर्स के केस में 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर 120 पे इशू करा, क्या प्रीमियम वहां पे नहीं आया? बिल्कुल आया। तो प्रीमियम का वैल्यू कितना कितना आया देखिए, हमने इक्विटी शेयर कितने इशू करे थे, इक्विटी शेयर इशू करे थे 4.8 करोड़ के। सो 4.8 करोड़ मैं यहां पे निकाल रहा हूं आपके सामने प्रीमियम का अमाउंट। 4.8 करोड़ इक्विटी शेयर्स थे
हर शेयर पे 20 रुपीज का प्रीमियम, प्लस प्रेफरेंस शेयर्स 0.34 करोड़ थे और हर शेयर पे था 20 रुपीज का प्रीमियम। ठीक है, दोनों ही केस में 20 रुपीज का प्रीमियम है। चेक कर लीजिए, दोनों ही केस में 20 रुपीज का प्रीमियम है। यानी कुल मिलाकर कहानी ये हुई कि 4.8 प्लस 0.34, कुल मिलाकर 5.14 करोड़ के शेयर इशू हुए और हर शेयर पे 20 रुपीज का प्रीमियम आया। तो कुल मिलाकर प्रीमियम जमा हो चुका है 102.8 का। कुल मिलाकर यहाँ पे प्रीमियम जमा हो गया 102.8। इज इट फाइन? 102.8। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ गया? 102.8 प्लस 4.7, 102.8 प्लस 4.7, ऐड कर लें जरा, 107.5। ये है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट, 107.5। जल्दबाजी में निकालेंगे डेफिनेटली आप गलत बैलेंस निकालने वाले थे इसका। एक तो कैपिटल रिजर्व में गलती करते हैं स्पेशली डिवेंचर्स के पॉइंट के अंदर, दूसरा आप गलती प्रीमियम में कर देते, ये भूल ही जाते शायद पॉइंट। इसीलिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराना जरूरी है। जब हम क्लास में ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड खुलेगा और आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन जब इस पैटर्न का आएगा तो हम सॉल्व कैसे करें। इसीलिए मैंने पहले जर्नल नहीं बनवाया, आपको मैंने कहा मैं एज अ बोनस बनवा दूंगा जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए कि जर्नल कैसे बनता है दोनों कंपनी का एक साथ अमेलगमेशन करने पर। वो कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, बड़ा पॉइंट ये है कि हम बैलेंस शीट जर्नल के बिना बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो 107.5 यहां पे लिखा जाए, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट 107.5। अब मेरे पास में नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमें शो करना था डिबेंचर्स। आइए जरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो करेंगे डिबेंचर्स। 18% के डिबेंचर इशू करें, और अच्छी बात यह है कि हम वो डिबेंचर्स का अमाउंट पहले से निकाल चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें आएंगे 18% के डिबेंचर्स एंड दे आर ऑफ ₹100 ईच, राइट? 18% debentures are of ₹100 each. In total they are 7.5 crores। कैसे आया? एक कंपनी के लिए 3.33 आया था, देखो एक कंपनी के लिए 3.33, दूसरे के लिए 4.17, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 7.5 करोड़ आएगा। यस, and all of these have been issued for consideration other than cash. These have been issued for consideration other than cash। यही बात आप ऊपर एक काम करें, प्रेफरेंस शेयर के लिए मेंशन कर दें। शायद हमने करा नहीं था प्रेफरेंस शेयर के लिए मेंशन, अभी कर देते हैं। These shares have been issued for consideration other than cash। All right, तो 7.5 का डिबेंचर का रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। आखिरी नोट मुझे लगता है ये आपको अपना बना लेना चाहिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टेंजिबल असेट्स का नोट। अब इनटेंजिबल असेट तो आएगा नहीं, वैसे तो गुडविल निकल कर आया था, बट आपको मैंने समझाया था कि हमने गुडविल के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ कर लिया है, क्योंकि हमें कोई सा भी एक ही शो करना है, दोनों शो नहीं करना। तो टेंजिबल असेट्स ये वाला नोट आप अपना बना लेंगे। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में गुडविल और कैपिटल रिजर्व पहले से गिवन होते हैं तो बात अलग होती है, ठीक है ना। बट जब वो गुडविल कैपिटल रिजर्व एंट्री नंबर 2 की वजह से निकल कर आते हैं तो दोनों में से कोई भी एक ही शो करना चाहिए, दोनों शो नहीं करना।
मेरे पास टोटल आ चुका है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का। एक नोट मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया है और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक बना लेंगे। टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 240 करोड़। टेंजिबल असेट्स का नोट बनाइए फटाफट से, कुछ भी नहीं करना। लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू को जोड़ के लिखना है और प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यू को जोड़ के लिखना है। 38 + 25, टोटल लैंड एंड बिल्डिंग इज 63 एंड 24 + 17, ठीक है, ये आपका प्लांट एंड मशीनरी है। टोटल टेंजिबल असेट्स का वैल्यू आएगा 104 करोड़। तो मैं तो अपना काम यहाँ पे पूरा कर देता हूँ। ये वैल्यू मैंने लिख दिया 104 करोड़, जिससे आपकी एक बार को बैलेंस शीट जो है मैच हो जाएगी। नोट आप बनाते रहना। $240 करोड़ का टोटल आ गया और बैलेंस शीट मैच हो गया। नोट नंबर 4 क्रिएट करना है टेंजिबल असेट्स का। टोटल है टेंजिबल असेट्स का 104 करोड़। बना लीजिए नोट। और जो भी क्वेश्चन ने पूछा था हमारा वो वाला पोर्शन फिनिश हुआ। जैसा कि मैंने कमिट करा था एज अ बोनस, हम इसका जर्नल बनाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद द जर्नल नाउ। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे जर्नल का। So we are drawing the journal of the new company that is formed, and the name of this new company was Z Limited. Journal of Z Limited. अमेलगमेशन परचेज के नेचर का है, मर्जर के नेचर का नहीं है। और यहाँ पे जेड लिमिटेड ने एक साथ दो कंपनीज को टेक ओवर कराए। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमें बार बार एंट्रीज बनानी पड़ेगी और कहाँ कहाँ पे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो जो पहला एंट्री है वो आप बेसिकली कंबाइन करके बना सकते हैं। यानी कि पहला एंट्री बनता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, ओके, रुपीज आर इन करोड़, तो इसको पहले से मेंशन कर देते हैं, रुपीज इन करोड़। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे कंबाइन करके एंट्री बना दिया, दो बार एंट्री नहीं क्रिएट करा। और नरेशन आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन ड्यू। बेसिकली मैं आपको टाइम सेविंग का यहाँ पे टेक्निक सिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इन एंट्रीज को अलग अलग भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ एंट्रीज तो आपको अलग ही बनानी पड़ेंगी, कुछ एंट्रीज आप कंपाउंड करके बना सकते हो। सो व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, जरा देखें। परचेज कंसिडरेशन वाज 114 and 70.8, 114 and 70.8।
This was the value of purchase consideration. So total amount is 184.8. नेक्स्ट, एंट्री नंबर 2 होता है बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए। अब बच्चों ये वाली एंट्री हमें सेपरेटली क्रिएट करनी पड़ेगी, इसको अपन कंपाउंड नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करना है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एंट्री तो आपको बनाना आता ही है। लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट with a value of 38. Then plant and machinery account debit, plant and machinery account debit with a value of 24. उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट विथ वैल्यू ऑफ 10. इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट विथ वैल्यू ऑफ 22. इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल 30. सो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30. इसके बाद में है बैंक बैलेंस दैट इज 16. बैंक अकाउंट डेबिट 16. ठीक है, ये सारे असेट्स हमने डेबिट कर दिए। 2 में क्या आएगा, लायबिलिटी। एक लाइन मैंने पहले से छोड़ दिया गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व के लिए। टू 15% डिबेंचर्स, ध्यान रखें 15% डिबेंचर्स का हमें वो वैल्यू नहीं लिखना जो इसमें गिवन है, हमें लिखना है मार्केट वैल्यू। और डिबेंचर्स का मार्केट वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था फॉर एक्स कंपनी, इट वाज 3.33। 3.33। 2 ट्रेड पेबल्स, $31। एंड लास्ट में आएगा 2 बिजनेस परचेज अकाउंट. दिस इज द परचेज कंसिडरेशन फॉर X लिमिटेड एंड दिस कंसिडरेशन अमाउंट इज 114. तो आप देखिए हमने बेसिकली वही चीज करी है जो पहले हम वर्किंग नोट में कर रहे थे, सेम वही चीज है। तो आप देख सकते हैं हमने पहले भी गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए वर्किंग नोट में यही सेम चीज करी थी, सेम ट्रीटमेंट किया था, बस अब ये एंट्री में आ गया। तो जहां पे हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं वहां पे हमें ये फायदा मिल जाता है कि हमें गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए स्पेशली वर्किंग नोट की नीड नहीं होती। फिर भी हमने यहाँ पे ये वर्किंग नोट क्यों बनाया था, क्योंकि पहले अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे विदाउट द यूज ऑफ जर्नल। ठीक है ना। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये वर्किंग नोट के पीछे रीजन समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे भी चेक करेंगे तो गुडविल ही निकल के आना है एज बैलेंसिंग फिगर, चेक करके देख लीजिए। इन सबको जब एडलेस करेंगे तो उतना ही गुडविल का अमाउंट निकल कर आएगा जो हमने वर्किंग नोट में निकाला था। और यहाँ पे जो गुडविल का अमाउंट आया दैट इज 8.33। सो गुडविल अकाउंट डेबिट $8.33।
narration will be assets and liabilities of X Limited taken over. Assets and liabilities of X Limited taken over. अब आपको यही सेम एंट्री फिर से रिपीट करना है, बट नाउ दिस एंट्री विल बी मेड फॉर Y लिमिटेड. सेम एंट्री फिर से रिपीट होगा, बट अब Y के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट करा जाएगा. तो लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट. अगर यहाँ पे देखा जाए तो Y के पास भी वही सिमिलर एसेट्स हैं जो X के पास में थे. तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 25, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 17, plant and machinery account debit 17. Next is investment. So investment account debit 6. Next is inventory. So inventory account debit is 15. Next is trade receivable. So trade receivable account debit, that is 24. इसके बाद में है बैंक बैलेंस, that is 13. एक लाइन हमने छोड़ दिया गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व के लिए. टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट, जिसका मार्केट वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 4.17. टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट, तो ट्रेड पेबल्स का वैल्यू गिवन है 12. And we have to business purchase account. To business purchase account. और business purchase में consideration का वैल्यू आ जाएगा, that will be 70.8, 70.8. एंड यहाँ पे फाइनली हम निकाल पाएंगे कैपिटल रिजर्व एज बैलेंसिंग फिगर. आप समझ रहे हैं, अगर हमने पहले से एंट्रीज बनाई होती तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व या गुडविल यहीं पे निकल के आ जाता, हमें वर्किंग नोट की नीड नहीं होती. एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर. Let us find the amount. 25 plus 17 plus 6 plus 15 plus 24 plus 13 minus 4.17 minus 12 minus 70.8. That is 13.03. और यही वैल्यू निकल कर आया था 13.03. चेक करें, कैपिटल रिजर्व हमने निकाला था 13.03, वही सेम यहाँ पे आ चुका है. ठीक है. अब नेक्स्ट एंट्री होता है लिक्विडेटर को पेमेंट करने का, और ये एंट्री भी आपको अलग अलग से बनाना पड़ेगा, कंबाइन नहीं हो सकता. ठीक है. तो दो एंट्रीज बनाएंगे. एक तो लिक्विडेटर का पेमेंट करना है एक्स कंपनी का, दूसरा लिक्विडेटर का पेमेंट करना है वाई कंपनी का. So liquidator of X Limited debit, दोनों ही केस में हमने इशू करे हैं इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स.
So to equity share capital account, and these shares are issued at premium. चाहे से इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, इसको हमने प्रीमियम पे इशू करा है. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंटेज के हैं? 15%. टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, and we have two securities premium account. Two securities premium account. Consideration discharged. चलिए जी देखें एक बार. इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमने कितने इशू करे थे एक्स लिमिटेड को? 6/10 इंटू 5, कुल मिलाकर 3 करोड़ शेयर इशू करे थे. एक्स को हमने इशू करे थे 3 करोड़ शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स हैं 0.2 करोड़. तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए 3 करोड़ को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 0.2 करोड़, तो 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20. और कुल मिला के प्रीमियम कितना था? 20 रुपीज का प्रीमियम इक्विटी शेयर्स पे था और 20 रुपीज का प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर्स पे था. यानी कुल मिलाकर 3.2 शेयर्स पर 3.2 करोड़ शेयर्स पर 20 रुपीज का प्रीमियम है. So 3.2 into 20, 64. टोटल कर लेंगे तो वही कंसिडरेशन का अमाउंट आ जाएगा 114. पेमेंट का एंट्री समझ में आ गया. और यही सेम पेमेंट का एंट्री हम फिर से रिपीट करेंगे, बट दिस टाइम फॉर वाई लिमिटेड. सो लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट, यही सेम एंट्री फिर से रिपीट करिए. लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट and to securities premium account. और ये एंट्री भी किस चीज के लिए हुआ है? फॉर कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड. इज इट क्लियर? अमाउंट देख लेते हैं फिर से. कितने इक्विटी शेयर इशू करे थे? इक्विटी शेयर्स फॉर वाई लिमिटेड 2/5 into 4.5. number of equity shares are 1.8 and preference shares are 0.14. so 1.8 and 0.14. 1.8 into 10 and 0.14 into 100. So 18 for equity share capital, 14 for preference share capital, and the premium is 20 rupees on both shares. So 1.8 plus 0.14, total is 1.94 shares, 1.94 crore shares
into the premium amount of 20 rupees. $38.8 दोनों को ऐड कर देंगे तो 70.8 का हमारे पास में आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। इजी। जर्नल एंट्रीज में ज्यादा कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर दो कंपनीज को टेक ओवर करा तो हमने दो कंपनीज के रिस्पेक्ट में एंट्री बना दिया, ज्यादा कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है। आ गया सबको समझ में? होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं अब। तो आइए एक बार होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। You will try question number 18. AX Limited and BX Limited amalgamated on and from 1 January 2013. A new company ABX Limited was formed to take over the businesses of the existing company. नया कंपनी बनाया गया है जिसका नाम क्या है? ABX Limited. तो AX और BX दोनों को टेक ओवर कराए। बैलेंस शीट आपको गिवन है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व गिवन है। Investment allowance reserve and export profit reserve are both your statutory reserves. तो ये आपको टेक ओवर करने पड़ेंगे, चाहे से क्वेश्चन में लिखा हो कि नहीं लिखा हो। यानी कि आपको एंट्री क्रिएट करना पड़ेगा स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आपका एंट्री बनेगा लास्ट में, ठीक है। दोनों कंपनीज के लिए बनाना पड़ेगा स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट। ये आपको एंट्री बनाना पड़ेगा फॉर बोथ द कंपनीज, ठीक है। मैंने पहले एंट्री उल्टा बोल दिया था। एंट्री इज अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट। ये आप दोनों कंपनीज के लिए बनाएंगे। लिखा है ABX लिमिटेड इशूड requisite number of shares to discharge the claims of equity shareholders of the transferor companies. ट्रांसफरर कंपनीज के इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए requisite number of share इशू करें। requisite number of share एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे वो गिवन नहीं है, कितनी वैल्यू पे इशू करे वो भी गिवन नहीं है। हालांकि वैल्यू तो अपन फेस वैल्यू के बराबर मान लेते हैं, 10 रुपीज मान लेते हैं, बट कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे वो आपको गिवन नहीं है। जबकि पिछले क्वेश्चन में गिवन था, रेशो गिवन था कि हमने इतने रेशो में शेयर इशू करे, हमारे 6 शेयर्स के बदले उनके 8 शेयर्स, ऐसा कुछ रेशो गिवन था। यहाँ पे रेशो गिवन नहीं है। तो बच्चों जब भी आपको इस तरह की पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो तो आपको मैंने समझाया आपको फॉलो करना चाहिए नेट एसेट मेथड। यानी कि यहाँ पे जो आप पीसी निकालेंगे, जो आप निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा नेट एसेट मेथड। एंड व्हाट इज मेंट बाय द नेट एसेट? एसेट माइनस द लायबिलिटीज। तो ये हमारे एसेट्स हैं, देखिए इन सबको ऐड करेंगे। इनकी मार्केट वैल्यूज गिवन नहीं है, तो जो यहाँ पे बुक वैल्यूज हैं उसी को अपन क्या अज्यूम कर लेंगे? द मार्केट वैल्यूज। सारे एसेट को ऐड करेंगे, उसमें से ये दो तरह की लायबिलिटी को माइनस करेंगे, डिबेंचर्स एंड ट्रेड पेबल्स। क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे है जैसा हमने अभी क्लास में क्वेश्चन करा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस केवल इतना सा है कि वहां पे हमने क्या फॉलो करा था बच्चों? वहां पे हमने फॉलो किया था नेट पेमेंट मेथड, और यहाँ पे हम क्या फॉलो कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं नेट एसेट मेथड। दिस इज द ओनली डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट? देखो एक बार, जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, this was question number 16. Question number 16 में we had adopted the net payment method to calculate the purchase consideration. But question number 18 में आप net payment method को follow नहीं कर सकते हो, because यहाँ पे net payment method को apply करने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। Exactly हमने कितने शेयर इशू करे वो गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमें फॉलो करना पड़ेगा नेट एसेट मेथड, यानी कि सारे के सारे एसेट्स को ऐड करेंगे और लायबिलिटी को माइनस करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। आगे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या क्या शो करना है? पीसी निकालना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है और साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है। पीसी निकालना है, जर्नल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो सेकंड वर्किंग नोट होता है गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालने का, वो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी गुडविल या कैपिटल रिजर्व एंट्रीज के थ्रू निकल कर आने वाला है। अब ध्यान रखिएगा, अगर एक फर्म में गुडविल आया
और दूसरी फर्म में कैपिटल रिजर्व आया तो आपस में उनको एडजस्ट करना है, जैसा आपको मैंने सिखाया था अभी क्वेश्चन के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था, इस क्वेश्चन में आपको एक एंट्री ऐड कर देना है फॉर मेंटेनिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। ये एंट्री हमने नहीं बनाया ना, इस एंट्री को बना दीजिए। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, amalgamation adjustment account debit to statutory reserves account, क्योंकि इसमें कोई और एंट्री तो थी नहीं। there was no intercompany owing, there was no unrealized profit on the stock, there was no payment of expenses. reserves incorporated, reserves incorporated, ठीक है। कौन कौन से रिजर्व इनकॉर्पोरेट करने? इन क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व था विद अ वैल्यू ऑफ 5 + 4, 5 + 4, 9 करोड़, 9 करोड़। दोनों कंपनीज के लिए हमने एंट्री को कंपाउंड कर दिया है। एमैलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अकाउंट 9 करोड़। ऐसा ही सेम एंट्री आपको यहां भी क्रिएट करना होगा इस क्वेश्चन के लिए भी, जो आपको मैंने होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। बट यहाँ पे दो अलग अलग रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे चारों अमाउंट को जोड़ देना। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 500 + 100 एंड एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 50 + 100। इन चारों अमाउंट को जोड़कर आप एक सिंगल एंट्री बना सकते हैं फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिजर्व्स। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क में सॉल्व करके लेकर आएंगे, चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।